चल भाई शुरू करते हैं। ओके, 3 अप्रैल 9 आज देखते हैं क्या क्या है। पहली न्यूज़ है ऑन सेम्स। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि गुजराती फैमिली डाइज ऑन यूएस कनाडा बॉर्डर्स। मुन्नार गेट इट्स फर्स्ट फन पार्क, ये आगे दिया गया, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मर इंडिया प्लेयर दुरानी पासिस अवे, ये इंडिया प्लेयर थे दुरानी। इनके बारे में खास बात ये प्रचलित थी कि ये दर्शकों की मांग पे छक्के जड़ते थे। तो ये 84 साल की उम्र में इनका कल देहांत हो गया है। देयर इज ए नीड फॉर नेशनल प्रोग्राम, ये है एडिटोरियल में। चलिए ओके। ऑन सेम सेक्स यूनियन फेथ लीडर्स सो रेयर यूनिटी। सेम सेक्स यूनियन यानी कि जो समान सेक्स के लोग हैं उनके बीच में जो शादियां हो रही हैं उसको लेके जो डिफरेंट धर्म के लीडर्स हैं वो आपस में यूनिटी दिखा रहे हैं। लाइक मुस्लिम, जैन, सिख एंड क्रिश्चियन लीडर्स अलॉन्ग विद द आरएसएस, ये सभी आपस में यूनिटी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं सेम सेक्स को अपोज कर रहे हैं। आर अपोजिंग सेम सेक्स मैरिजेस एज द सुप्रीम कोर्ट टेक्स अप द केस आर्ग्यूइंग दैट इट कंट्राविन्स स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ, उसको ये बाधित, उसको उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, सोसाइटल वैल्यूज एंड नेचुरल ऑर्डर। अब यहाँ पे देख लेते हैं ना सेम सेक्स के बारे में। एक वर्ड का इस्तेमाल होता है ना, एक टर्म इस्तेमाल होता है LGBT क्यू। LGBT क्यू मीन्स वेयर हियर 5 टर्म का इस्तेमाल किया गया है, LGBT एंड Q। ओके, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q फॉर क्वीर। लेस्बियन का मतलब होता है जब किसी फीमेल को फीमेल से ही अट्रैक्शन होता है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन फीमेल की तरफ ही होता है, यानी कि गर्ल को गर्ल से प्यार हो जाए, लड़की को लड़की से ही प्यार हो जाए तो वो लेस्बियन होता है। गे का मतलब जब लड़के को लड़के से प्यार हो जाए, यानी कि बॉय का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो बॉय की तरफ ही। और बाइसेक्सुअल का मतलब ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इनका किसी से भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, यानी कि अगर रिलेट से कोई बाइसेक्सुअल है तो उसको लड़की से प्यार हो जाएगा, लड़के से भी प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट है टी फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांस वर्ड का मतलब होता है जो जैसा दिखे वैसा ना हो। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि आप जिस रूप में पैदा हुए हो उसके अपोज आपका बिहेवियर होता है, देन यू आर इंक्लूडेड इन द ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब लाइक जैसे कि अगर कोई एज अ गर्ल पैदा हुआ है तो उसका जो बिहेवियर होगा बॉय की तरह होगा, यानी कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन गर्ल की तरफ। अगर कोई एज अ बॉय पैदा हुआ है तो उसका जो बिहेवियर होगा लड़कियों की तरफ होगा, यानी कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बॉय की तरफ होगा। क्यू का मतलब होता है क्वेर। ये थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता कि इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, बॉय की तरफ है या गर्ल की तरफ है। ओके, इसमें ये दिया गया है कि जो सारे मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन लीडर आरएसएस हैं ये इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, इसी मतलब पूरा इसमें डिस्क्राइब करके रखा गया है। और किस बात को लेके अपोज करते हैं, जैसे कि ये बात कही गई जमायत उलमा हिंद जो कि मुस्लिम फेथ को रिप्रेजेंट करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज बिटवीन टू अपोजिट सेक्स इन लाइक द बेसिक फीचर ऑफ मैरिज इटसेल्फ विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ बंडल ऑफ राइट्स, maintenance, inheritance, guardianship, custody. By these petition, the petitioner are seeking to dilute the concept of marriage by introducing a free floating system. मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो शादी होती है जो अपोजिट सेक्स के बीच में होती है इसके कुछ बेसिक फीचर भी होते हैं, जैसे कि आपको मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार, बाप की संपत्ति किसके हिस्से में जाएगी, गार्जियनशिप यानी कि अगर डिवोर्स होता है तो बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, कस्टडी भी उसी सेंस में आता है। तो पिटीशन क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को डाइल्यूट करके एक फ्री फ्लोटिंग, एक बड़े आराम से बड़े सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। जमायत उल हिंद के लोगों ने ऐसा बोला है। और इसमें जैसे कि आरएसएस की बात करें तो आरएसएस ने कहा है कि आरएसएस ने नहीं बोला है कि सेवरल लीडर्स रीइटरेटेड द सेंटिमेंट। रीइटरेटेड का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को दोहराना। Several leaders reiterated that sentiment that marriage is an institution for procreation, not a creation, not a recreation. Procreation मतलब कि मैरिज जो है procreation के लिए होता है, recreation के लिए नहीं होता है। Procreation का मतलब होता है संतान उत्पत्ति करना, बच्चे पैदा करना। Recreation का मतलब होता है मनोरंजन। तो अगर जो सेम सेक्स वाले आपस में शादी करते हैं तो वो
दे आर नॉट एबल टू प्रोक्रिएटेड, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इसी सेंस में बात कहा गया कि शादी का मतलब होता है प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करना, ना कि रिक्रिएशन की बस मनोरंजन के लिए शादी करनी है। तो ये इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी तक एक फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, टू रिक्लेम द स्ट्रीट्स। रिक्लेम द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है कि एक तरह से आप प्रोटेस्ट करने के लिए गलियों में आ जाते हैं। ये फ्रेज है, आप प्रोटेस्ट करने के लिए गलियों पे आ जाते हैं। और इसमें एक्चुअली इस फ्रेज का मतलब ये था कि जब हम गलियों से जो गाड़ियाँ चलती हैं उसको हटा देते हैं और सिर्फ उस पर पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिक्लेमिंग द स्ट्रीट। लेकिन आज जो इसका इस्तेमाल होता है इस सेंस में होता है कि जब हम चक्का जाम कर लेते हैं या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टू रिक्लेम द स्ट्रीट्स। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यमुना को लेके है कि 5 साल में यमुना को साफ करने के लिए तकरीबन 6,800 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। देखिए ना, ये यमुना रिवर है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये रिवर है, ये यहाँ पे देखिए अभी आपको पानी दिख रहा होगा, और ये झाग है, यानी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि नदी के ऊपर झाग तैर रही है, फ्लोटिंग हो रही थी। इसी को साफ करने का दिल्ली सरकार ने तकरीबन 5 साल पहले बीड़ा उठाया है, और उसमें खर्च कितना हुआ है, 6,800 करोड़। नेक्स्ट, भाई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट के अंदर पूरा खत्म करूँगा। Illegal sand mining, NGT directs ₹20 lakh relief to victim case. First, let's try to understand what's all about news. The नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अब ये NGT क्या होता है मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ, हैज़ ऑर्डर्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दार्जिलिंग टू पे अ कंपनसेशन ऑफ 20 लाख ईच टू द किन ऑफ 3 decades persons engaged in illegal mining activities on the बालासोन रिवर बेड इन सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक्चुअली इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, तो वहाँ पे ट्रक जो था वो लोड हो रहा था, तो उसके पहिए के नीचे 3 बच्चे थे, वो आके क्रैश हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से क्रैश हो गए थे। तो उसको लेके NGT ने क्या किया था, शू मोटो एक्शन लिया था। शू मोटो का मतलब होता है जब कोई पटिशन फाइल ना करी जाए, कोई केस फाइल ना करे, जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद से एक्शन ले, दैट इज कॉल्ड शू मोटो। तो NGT ने ये मतलब ये कहीं से भी आप देख सकते हो, न्यूज़पेपर से पढ़ के देख सकते हो या फिर सोशल मीडिया से उठा सकते हो, तो जहाँ से आपको इस तरह की चीज़ें दिखती है, कोई भी कंप्लेन ना करे, बिना कंप्लेन फाइल किए अगर इंस्टीट्यूशन उस पर एक्शन लेती है, दैट इज कॉल्ड शू मोटो एक्शन। तो शू मोटो एक्शन लेते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर किया है कि 20-20 लाख उनको दिया जाए, ठीक है। अब NGT क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल मुझे दिख रहा है। इन फर्स्ट इराविकुलम नेशनल पार्क गेट्स अ फेनरियम। फेनरियम का मतलब होता है कि फॉरेस्ट रिजर्व का स्टेटस देते हैं। फॉरेस्ट रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये बहुत सारे टर्म है, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व। तो ये सब इन्वायरमेंट का पोर्शन हो जाता है स्टार्ट का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस ये पता करते हैं कि इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में लोकेटेड है, जिसको फेनरियम यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व का स्टेटस दे दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1930 ये रहा, लोकायुक्त केस अगेंस्ट केरला चीफ मिनिस्टर लाइकली टू कम अप ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ अप्रैल। देखिए लोकायुक्त ये एक इंस्टीट्यूशन होता है, 2 इंस्टीट्यूशन होता है ना, एक होता है लोकपाल, एक होता है लोकायुक्त, ठीक है। तो लोकपाल क्या होता था कि ये जो 2013 का बिल आया था, जो अन्ना हजारे का अनशन था, इसी से रिलेटेड था। तो सेंटर में एक लोकपाल होगा और एक लोकायुक्त होगा, और हर स्टेट में एक लोकायुक्त होगा, ठीक है। तो जो लोकपाल का जो काम होता है, ये जो हाईली ऑफिशियल होते हैं, मतलब लाइक सेक्रेटरी हुए, जॉइंट सेक्रेटरी हुए, और जो हाई प्रोफाइल ऑफिसर, यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इनके दायरे में आते हैं, वो भी इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर से भी कोई करप्शन जैसा केस होता है, तो लोकपाल होते हैं वो उसको डील कर सकते हैं। अब ये लोकायुक्त जो है ये केरल के CM, यानी कि ये जो लोकायुक्त हैं ये केरल के हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर को लेके कोई नेपोटिज्म का केस है, उसको लेकर इनको सम्मन दिया है। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद के, अपने बच्चों को आगे कर दो, अपने नाते रिश्तेदार को आगे कर दो, दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म।
तो इसमें लोकायुक्ता, देखिए अभी लोकायुक्ता ना हर स्टेट के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्ता है इनके दायरे में चीफ मिनिस्टर नहीं आते, यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर से कोई करप्शन या गलती होती है तो लोकायुक्त उस केस को डील नहीं कर सकता। बट किसी किसी स्टेट में क्या है कि लोकायुक्त के अंदर या फिर जो उनका जुरिस्डिक्शन होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, उनके अंदर वो चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। तो ये हर स्टेट को लेकर स्पेसिफिक होता है। 1930 हेल्पलाइन स्टैंड्स बिटवीन ऑनलाइन फ्रॉडस्टर एंड गुलिबल कस्टमर्स। गुलिबल कस्टमर यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, और गुलिबल यानी कि जो बार बार धोखा खाते हैं। तो जो 1930 से हेल्पलाइन है साइबर क्राइम के लोग के, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो आप 1930 को डायल कर सकते हो। लिंच्ड मतलब होता है मॉब लिंचिंग, मतलब कि किसी को भीड़ द्वारा पीट पीट के मार देना, उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। चलिए, ये वेस्ट बंगाल का है जहाँ पे एक बीजेपी लीडर राजू झा को, ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोली मार दिया गया है ना। एक जहाँ जो ये नाम्बिया से 8 चीता लाए गए थे ना कूनू नेशनल पार्क में, उसमें से एक चीता गांव की तरफ भाग गया, उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करी जा रही है। मेरठ कोर्ट एक्वायर्स 39 अक्यूजिंग मालिना राइट्स केस से, ये मेरठ में एक केस हुआ, ये राइट हुआ था, मतलब कि दंगा हुआ था जिसमें 72 मुस्लिम मारे गए थे, 1987 की कहानी है, ठीक है। तो उसको लेके 39 जो एक्यूज थे, जो अपराधी थे, ठीक है, उनको मेरठ कोर्ट ने अक्विट कर दिया, यानी कि रिहा कर दिया है। दो टर्म होता है, एक होता है एक्यूज, एक होता है विक्टिम। एक्यूज मतलब कि जो कांड करता है, विक्टिम का मतलब जिसके ऊपर कांड होता है, यानी कि पीड़ित, उसको अक्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एडिटोरियल, है ना। एडिटोरियल में चलते हैं, देखते हैं बियॉन्ड कस्टम्स। कस्टम्स किसके बारे में बात करिए? गवर्नमेंट मस्ट फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू हेल्प पीपल विथ रेयर डिसीजेस। अच्छा, रेयर डिसीजेस, रेयर गवर्नमेंट को क्या करना है कि मतलब कि रेयर डिसीजेस से जो इससे इन्फेक्टेड हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कोई इनोवेटिव यानी कि नया सोल्यूशन लेके आना है, जो पुराने समय से चला आ रहा है उस पर काम नहीं करना है। इस पूरे आर्टिकल में इसी के ऊपर चर्चा करी गई है, ठीक है। अभी बियॉन्ड कस्टम का मतलब ये है कि जो ड्रग्स और इससे रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आ रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी ना लगाई जाए। कस्टम ड्यूटी दो तरह की ड्यूटी होती है, एक होती है एक्साइज ड्यूटी, एक होती है कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है तो वहीं पे जो ड्यूटी लगाई जाती है, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी होता है जब आप इंट्रा स्टेट ट्रैवल करते हो, ठीक है। आपने लेट से कोई चीज़ हरियाणा में बनाया, अब उसको लेके जाना है आपको पंजाब, तो पंजाब बॉर्डर पे जो उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। जब कस्टम ड्यूटी इम्पोज होती है तो जो चीज़ें होती हैं उसका दाम बढ़ जाता है। तो इसमें इस आर्टिकल में यही बात करी गई है कि जो कस्टम है उसको हटाया जाए ड्रग्स के ऊपर, दवाइयों के ऊपर। रेयर डिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। रेयर डिसीज़ का मतलब होता है कि ये एक तरह का डिसीज़ होता है जो कि पॉपुलेशन के स्मॉल परसेंटेज को इफेक्ट करता है। रेयर का मतलब बहुत रेयर, मतलब बहुत कम लोगों को इफेक्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित नहीं होते, मीन्स मिलियंस में तकरीबन एक दो पकड़े जाते हैं। 10 लाख में सिर्फ एक लोगों को ऐसी कोई बीमारी होती है तो उसको रेयर डिसीज बोलते हैं। Each some part of its word, an orphan disease is a rare disease whose rarity means there is a lack of market large enough। देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा गया। For the state there can be no rest, vigilance should be constant and the endeavor should be to address issue relating to the public welfare continually। यानी कि इसमें बोला गया कि भाई स्टेट को हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए लगातार काम करना चाहिए। A classic exposition of this principle is the center's announcement providing full exemption from basic customs duty for all drugs and food imported for treatment of rare diseases listed under the National Policy for Rare Diseases and Anti-Cancer Drug Pembrolizumab। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस के लिए उसके अंदर एक लिस्ट बनाई गई है। उस लिस्ट में जितने भी बीमारियां आती हैं, उस बीमारियों से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, जो फूड हैं, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है, उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी लगती है उसको एक्सेम्प्ट किया जाएगा, यानी कि उसको छोड़ा जाएगा, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि ये काफ़ी बेनिफिट करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि दाम कम होगा। दाम कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे खुद का इलाज करवा पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूँ कि मेडिकल जो जनरली होते हैं वो 10% कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं, यानी कि उनका जो भी कॉस्ट है उसका 10% उनको पे करना पड़ता है कस्टम ड्यूटी, तो उनका प्राइस भी 10% बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब एग्जाम्पन्स हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू स्पेसिफिक फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ दवाइयों पे जो एग्जाम्पन ऑलरेडी देके रखा गया है उसको बताया गया है। The NPRD estimates that for a child weighing 10 kg, the annual cost of treatment for some rare disease may vary from 10 lakh to more than 1 crore per year, with treatment being lifelong and drug dose and cost increasing with age and weight. तो NPRD ने ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलो है, उसको कोई रेयर डिसीज होती है, तो जो उसका एनुअल कास्ट आता है ट्रीटमेंट करने का वो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, कोई खर्च नहीं करेगा इतना। और जो ये ट्रीटमेंट होता है ये लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट जो होता है लाइफ लॉन्ग होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने का कोर्स किया दवा खाने का और आप उससे निजात पा गए, ऐसा नहीं है। ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से आपका वज़न बढ़ेगा, आपकी एज बढ़ेगी, ये जो कॉस्ट है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ ये भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि एक तरह से ये विशियस साइकिल ऑफ एक्सपेंडिचर है, आपका पैसा खर्चा ही होता जाएगा। द ड्यूटी एग्जम्पशन इसमें कंडीशन, तो इसमें कुल मिला के यही बात करी गई है कि किस तरह से रेयर डिसीज़ को लेके गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ताकि रेयर डिसीज़ से जो इन्फेक्टेड हैं वो उनको इस पर मदद मिल सके और कम से कम खर्चे में अपना इलाज करा सके। लॉन्ग ऑन इंटेंट द एक्सपेंशन ऑफ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सीम्स एम्बिशियस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर आया है। उसमें देखते हैं क्या है। India's long-delayed refreshed foreign trade policy has finally been unveiled. मतलब वो फाइनली आ चुका है। The new policy announced on Friday by the Union Minister for Commerce, Industry and Textile Piyush Goyal has made bold to set an ambitious target of reaching $2 trillion in total exports goods and service combined by 2030। यानी कि जो इसमें टारगेट रहेगा इस नए फॉरेन पॉलिसी में 2030 तक आपको $2 ट्रिलियन का गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करना है। अभी कितना है करेंटली, ये $760 बिलियन है। अभी ना ये बिलियन ट्रिलियन क्या होता है, जैसे कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, और बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ यानी कि 1 अरब, ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन में अगर रिलेशन करें तो इनके बीच में 1,000 का अंतर होता है, यानी कि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन, 760 बिलियन, यानी कि इसमें अगर आपने 240 बिलियन और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 ट्रिलियन। व्हेन कंपेयर्स दिस कोड could be 75% एक्सपेंशन, इसमें यही बात करी गई है। अगर देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट करी, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, कोरोना का जो संक्रमण आया था, और साथ ही साथ जो रसिया का यूक्रेन पे इन्वेजन है, जो अटैक है, उसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड, जो वैश्विक व्यापार है, ठीक है, वो थोड़ा सा धीमा पड़ा है। और इसमें ये भी बताया गया है कि लास्ट 3 ईयर में इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से ट्रेड में ग्रो किया है। इसमें कुछ स्कीम के बारे में देखिए, जैसे कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो आप इंपोर्ट में कोई चीज़ का किसी के ऊपर टैक्स दे रहते हैं तो वो रेमिट हो जाता है, यानी वो आपको एक्सपोर्ट करने पे वापस मिल जाता है। कुछ इसी तरह की यहाँ पे स्कीम दे के रखी, रिवेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स, लिवाइस सेंट्रल टैक्स और लिवाइस पे भी आपको कुछ रिवेट मिलता है ना। एडवांस ऑथराइजेशन, यानी कि पहले से आपको ऐसा ऑथराइज कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही आप उस पर काम कर सकते हैं। EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू, थोड़ा सा डाउट है इस पर, ठीक है। तो ये कुछ इसमें स्कीम दी गई है, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड, ये क्या होता है, और रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लिवाइस, ये क्या होता है, एडवांस ऑथराइजेशन, ये क्या होता है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ये क्या होता है, ठीक है। इस आर्टिकल में बात करी गई, इंडिया नीड्स नेशनल प्रोग्राम्स ऑन ऑटिज्म। इंडिया को एक नेशनल प्रोग्राम की जरूरत है। ऑटिज्म एक डिसीज़ होती है, ये डिसीज़ जुड़ी होती है मेंटली से। इसमें क्या होता है कि बचपन में कोई जो बच्चा होता है, ये बचपन से डिसीज़ होती है, इसमें आप एक ही काम को बार बार दोहराते हैं,
आप एक ही काम को बार बार करेंगे। लेट से आपने नहा लिया तो आप बार बार नहाते रहेंगे, ठीक है। ये ऑटिज्म का डिसीज होता है। तो इसके बारे में इस पूरे आर्टिकल में चर्चा करिए, देखते हैं क्या क्या बोला गया। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आई फेस्ड एट एकेडमिक कॉन्फ्रेंस एज सून एज पीपल रियलाइज दैट आई वाज एन इंडियन रिसर्चर्स वर्किंग ऑन ऑटिज्म was this: how many children in India have autism? At this point, India did not have any systematic estimates of autism prevalence. My collaborators and I set out to answer this question and found ourselves telephoning a number of government hospitals in India. We were looking for available records for the children who came to them and were eventually given a diagnosis of autism. In the absence of a central medical registry, this method seemed reasonable to estimate the prevalence of autism and had been successfully used in some other countries. इसमें यह बताया गया है कि ऑटिज्म को लेके कोई डेटाबेस है ही नहीं, मतलब कितने बच्चों को ऑटिज्म है, कितने लोगों को नहीं है, कितने का डायग्नोसिस हुआ है, कितने का ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ इसको लेके डेटाबेस नहीं है। तो इसमें एक ऐसा उन्होंने बताया है ऑथर है कि इस पर आप क्या करो कि इस पर आप टेलीफोनिंग इंटरव्यू करवा सकते हो ये पता करने के लिए, ठीक है। Unfortunately, it did not work. None of the hospitals kept any records of how many children got a diagnosis of. दो टर्म होते हैं, होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना, यानी कि पता करना कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस करना, निदान करना। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करना। तो पहले निदान होता है, उसके बाद इलाज होता है, पहले डायग्नोसिस होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। इट मेड अस चेंज आवर स्ट्रेटजी फ्रॉम फोकसिंग ऑन हॉस्पिटल्स टू स्कूल्स, ठीक है। यानी कि अब हॉस्पिटल से हमको स्कूल के अंदर जाना होगा जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे पता करना होगा कि कितनों को ये समस्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सिस्टिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम हॉस्पिटल्स बी ट्रांसलेटेड एंड validated widely used autism assessment tools and used these to estimate the prevalence of autism in nearly 12,000 school children. The diagnostic criteria for autism spectrum in our study had a prior clinical diagnosis, यानी कि इसमें शुरुआत में बच्चों को इसके बारे में बताया जाए और वहीं पे उनका डायग्नोसिस किया जाए। All of the children were in mainstream schools and reported facing more challenge than their counterparts. There have been a few other prevalence estimates since our initial study, and conservative estimates based on pooling the result from different studies suggest that well over 1 crore Indians are on the autism spectrum. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर तकरीबन 1 करोड़ इंडियन आते हैं, ऐसा अंदाजा है। कल्चरल डिफरेंस एंड डायग्नोसिस, इसमें अपना ये पूरे आर्टिकल में, जैसे कि मेरा पर्पस है सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करना, तो पूरे आर्टिकल में आपको ये बताया गया है कि जो ऑटिज्म की बीमारी है, इस बीमारी को हमको निदान करने की ज़रूरत है। इस पर नेशनल लेवल पे हमको काम करना है। साथ ही साथ हॉस्पिटल से पता नहीं होगा, बच्चे जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल पे जाके सर्वे कराना होगा और इनका डायग्नोसिस करना होगा, और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे नेशनल प्रोग्राम या नेशनल सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इसको लेकर रिलीज़ करनी होगी, ठीक। नो सायोनारा फॉर जापान इन इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स। सायोनारा ये जापानी टर्म है, इसका मतलब होता है अलविदा। बोलते ना कि सायोनारा, सायोनारा मतलब कि अलविदा, गुड बाय। ये इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स यानी कि जापान बाहर नहीं जा सकता, इसके बारे में ऑथर ने बताया है। सेम सेक्स मैरिज अ मैटर फॉर पार्लियामेंट, ठीक है। ये सेम सेक्स मैरिज को लेके भी काम है। ये बोल दिया गया है कि ये पार्लियामेंट का मैटर है, मीन्स ये जुडिशरी का मैटर नहीं, ये पार्लियामेंट का मैटर है। इस पर लेजिस्लेटिव लॉ बनाएंगे। लाइक जैसे कि 3 पिलर होते हैं ना गवर्नमेंट के, एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका यानी कि पार्लियामेंट जो कि कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है, वो कानून को इम्प्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। और तीसरा होता है जुडिशरी, अगर कानून मतलब कुछ गड़बड़ बन रहा है, उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रहा है, तब जुडिशरी आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। आरबीआई लाइकली टू, यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं। आरबीआई लाइकली टू हाइक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑन 25 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई क्या करेगा कि इंटरेस्ट रेट को और इंक्रीज करेगा। इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, तो वो जिस रेट पे लोन लेते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। ये 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि 0.25%।
ठीक है। बेसिस पॉइंट जैसे कि अगर 100 बेसिस पॉइंट है मतलब कि 1%, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25%। गवर्नमेंट टू कंसीडर अ फी टू मेंटेन यूपीआई सिस्टम 0.3%। ठीक है। वीट क्रॉप्स डिमांड्स ड्यू टू अनटाइमली रेन्स एंड हेलस्टॉर्म, जो कि बारिश हुई और पत्थर पड़े। ठीक है। इस पे तकरीबन 5.23 lakh hectares the wheat crop estimated to have been damaged or from 3 states, मतलब 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूँ बर्बाद हो गई है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। ऑल ऑफ अक्यूज इन 2002 एंड मर्डर केस acquitted. These people who are acquitted by the Gujarat court for want of evidence in the 20-year-old case of gang rape and murder of more than a dozen members of the minority community in कोलर ड्यूरिंग कम्युनल राइट्स इन 2002। ये गुजरात वाला बिल्किस बानो का केस है। इंडियाज पावर कंजम्पशन टिप्ड इन मार्च में जो पावर का कंजम्पशन जो खपत हुई है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 0.4% के दर से गिरा है। द इंडिक्टमेंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जुरीज ने एक अभियोग पत्र दायर किया है, तो उसको लेके इस पे चर्चा करी गई है। वाई वॉज द मंथ ऑफ मार्च इन मुंबई रिलेटिवली कूलर, मार्च मुंबई में ठंडी क्यों होती है, इसके बारे में बोला गया है। चलिए पढ़ लेते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड है। द मंथ ऑफ मार्च इन मुंबई वॉज relatively cooler and drier than normal. Winds in March usually tends to flow from West Asia to Mumbai, signaling that weakening of a sweltering heat and humidity build up through May before this rains arrive in June. ठीक है। मुंबई में जो मार्च होता है ये रिलेटिवली कूलर होता है, ठंडा होता है और साथ ही साथ सूखा होता है, यानी कि नमी नहीं होती है। ठीक है। इसमें नॉर्मल क्या होता है कि जो हवा होती है वो आपकी वेस्ट एशिया से मुंबई की तरफ बढ़ के आती है, यानी कि वेस्ट एशिया यानी कि आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या फिर आप थोड़ा सा और जाइए अरब कंट्री हुआ, यूएई हुआ, सऊदी अरब, वहाँ से जो हवा आती है वो मुंबई की तरफ आती है। इससे क्या होता है, ये सिग्नल देता है कि अब मुंबई में मई में शेल्टरिंग हीट यानी कि पसीना बहाने वाली गर्मी और ह्यूमिडिटी नमी मई में होगी, जिसकी वजह से जून में बारिश होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है। वाई वाज दिस मार्च कूलर एंड ड्रायर, जिसमें बताया गया है कि मार्च आपका कूलर या ड्रायर क्यों होता है, विल दिस अफेक्ट मानसून। स्टडी दिस writer was part of recently reported that West Asia has been warming more rapidly than other tropical land regions. जितने भी tropical region है उसमें वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है बाकी कंपेरिजन में। The Northern Arabian Sea has also been warming. The combination of this land and ocean warming has enhanced the duration, frequency and intensity of heat waves over India in the pre-monsoon season. ठीक है। तो जो नर्दर्न अरेबियन सी, जो अरेबियन सी आपका है ना लेफ्ट साइड में, मैप में देखेंगे जो लेफ्ट साइड में जहाँ पे मुंबई का बीच आता है वो अरेबियन सी का बीच है। तो जो अरेबियन सी है वो नॉर्थ वाला पोर्शन गर्म हो रहा है, साथ ही साथ लैंड गर्म हो रहा है। तो जो इसका कंबाइंड इफेक्ट ये पड़ रहा है कि ये जो हीट वेव है उसका ड्यूरेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि हीट वेव बार बार आएगा, लंबे समय तक का आएगा। ठीक है। ये प्री मानसून सीजन यानी कि मानसून आने से पहले ही हीट वेव की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी और ड्यूरेशन तीनों बढ़ेंगे। Also blamed the Northern Arabian Sea forming for the increase in heavy rainfall events over northwest India in the monsoon season। और इसी के लिए नॉर्दर्न अरेबियन सी का गर्म होना ही हैवी रेनफॉल के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। रैपिड वार्मिंग ओवर वेस्ट एशिया प्रोड्यूसेस लो सी लेवल प्रेशर लोकली। और जो वेस्ट एशिया में रैपिड वार्मिंग हो रही है, जो वेस्ट एशिया तेजी से गर्म हो रहा है, इसकी वजह से जो सी लेवल है उसका जो प्रेशर है, सी लेवल का जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, विच सेटअप से नॉर्थ वर्ड प्रेशर ग्रेडेड ओवर द अरेबियन सी फ्रॉम द इक्वेटर टू इट्स नॉर्दर्न वाटर। और जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट नॉर्थ वर्ड की तरफ। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कहीं पे प्रेशर कुछ हो, कहीं पे प्रेशर कुछ हो, तो जो दाब की प्रवणता होती है वो किस तरह से चेंज होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। विल दिस अफेक्ट मानसून, क्या है मानसून को प्रभावित करेगा। दिस विंड चेंज क्रिएटेड एन अनयूजुअल एंटी साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी इन मार्च। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि अरेबियन सी में एंटी साइक्लोन आने की संभावना बढ़ेगी मार्च में। एन एंटी साइक्लोन हैज अ क्लॉकवाइज ओशियन सर्कुलेशन इन विच वार्म वाटर कन्वर्ज। ठीक है।
इसमें वार्म वाटर कन्वर्ज होते हैं, अंदर तरफ आते हैं। इसमें चीज़ें एंटी साइक्लोन में क्या होता है, चीज़ें बाहर से अंदर तरफ आती है। साइक्लोन में क्या होता है, चीज़ें अंदर से बाहर हो जाती है। एज ए रिजल्ट सी सरफेस टेम्परेचर वार्म बाई ओवर 1 डिग्री सेल्सियस जस्ट ड्यूरिंग मार्च। देखो अल नीनो और ला नीना ये भी एक क्लाइमेटिक इवेंट है। इसमें क्या होता है, जो आपका पेरू वाला लैटिन अमेरिका में जो आपका पेरू कोस्ट होता है, वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है आपका गर्म जलधारा रहती है। ठीक है, इस गर्म जलधारा यानी कि वार्म ओशन करंट को रिप्लेस कर दिया जाता है कोल्ड ओशन करंट से। इसको बोलते हैं अलिनो। और अलिनो का एग्जैक्ट अपोजिट होता है लानिना। ठीक है, ये देखो भाई 6GB आ गया, क्या बात है। द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट्स हाउ इंडिया प्लान्स टू लीड टेलीकम्युनिकेशन टेक। 5G भी नहीं है, 6G आ गया है। डोंट बी एट हिज बेक एंड कॉल एट द टाइम। इसमें थोड़ा सा बताया गया इंग्लिश के बारे में, देखते हैं इसमें क्या है। ही वॉज वाउंडेड इन बैटल बट रिफ्यूज टू बैक डाउन एज ही अवेंज्ड हिज नेम्ड फ्रेंड्स। What is the origin of the expression be at someone's beck and call? Be at someone's beck and call. इसका मतलब क्या होता है? In this rather old expression, beck is the shortened form of the verb beckon. When you beckon someone, you usually signal or motion to an individual that you would like them to come closer. ठीक है, मतलब जब आप किसी के पास आना चाहते हैं, हाँ एक मिनट जा ठीक है। What is the origin of the horn? In this rather old expression, beg is a shortened form of the verb beckon. Beckon मतलब किसी को इशारे से बुलाना. When you beckon someone, you usually signal or motion to an individual that you would like them to come closer. ठीक है, this could be achieved through several means. A motion of the hand मतलब हाथ से हिला के बुला रहे हो. A tilt of the head या फिर आप सर से हिला के बुलाते हो ना. The important thing is that no word are exchanged between individuals. It is a मेयर गेस्चर, यानी कि इसमें आप किसी को बुलाते हो तो कोई वर्ड यानी कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बस बॉडी लैंग्वेज से आप बुलाने की कोशिश करते हो। द कॉल इन द एक्सप्रेशन रेफर टू द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ वर्ड। जो इसमें कॉल है इसका मतलब होता है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ वर्ड। व्हेन यू आर एट समवन्स बेक एंड कॉल, यू गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू द इंडिविजुअल। You observe every gesture he makes and listen attentively to what he says. In the old days, it was a servant's duty to be at his master's beck and call. मतलब कि क्या हुआ, when you are at someone's beck and call मतलब कि जब आप किसी के beck and call पे होते हो तो you give your undivided attention to the individual, यानी कि उस individual person को आप पूरा अपना attention देते हो कि वो आप उसको देखते रहते हो, जैसे उसने इशारा किया आप उसके पास चले जाते हो। ठीक है, You observe every gesture he makes and listen attentively to what he says. मतलब उसके सारे जेस्टर को ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे हाथ हिला रहा है, क्या कर रहा है। ये स्पेशली इस्तेमाल किया जाता था चपरासियों के लिए, जब आपको बोला जाता है ना कि आप यू आर एट समवन्स बैक एंड कॉल, यानी कि आप किसी के इशारों पे नाच रहे हो। ठीक है, आपकी कोई हैसियत है ही नहीं, उसने बुलाया चले गए, उसने बोला बैठने को बैठ गए, उसने बोला खड़े होने को खड़े हो गए। ठीक है, जैसे प्यून्स होते थे ना, उनके लिए इस्तेमाल होता था कि मालिक का जैसे ही हाथ हिला उसके पास पहुँच के उनकी जी हुजूरी करने के लिए तो बैक एंड कॉल का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। A master could get his servant to do his bidding in two different ways. He could either wake him or tell him what to do. The idiom "be at someone's beck and call" has a very negative meaning. इसकी negative meaning है. It is used nowadays to suggest that one of the participants is being slavishly attentive. He is going out of his best to keep the other individual happy by doing his every bidding. If you think we are all going to be at your beck and call, you are sadly mistaken. मतलब कि मैं आपके इशारे पे नहीं जा रहा हूँ।
What is the difference between maimed and wounded? A wound, whether it is minor or serious, is usually visible to naked eyes. मतलब जो wound का इस्तेमाल करते हैं, घाव, ऐसा घाव जो आपको नेक आई से यानी कि नंगी आंखों से दिख जाता है, वो wound होता है. It normally results in a break in the surface of the skin and as a result blood goes out. इससे क्या होता है, जब bleeding होती है चोट लगने से, उसको wound बोलते हैं. The amount of blood lost will depend on the severity of the wound. One can talk about a knife wound, a gunshot wound, etc. Usually in the case of a wound there is always a chance of recovery. अच्छा, wound में क्या होता है ना कि आपकी रिकवरी भी हो सकती है, घाव भर जाता है. In most cases a wound usually heals, यानी घाव भर जाता है. One does not always die because of a wound. Wound की वजह से ऐसा नहीं कि मतलब किसी की मृत्यु हो जाए. Nor does one lose the use of limb because of it. या फिर ऐसा भी नहीं कि आपके कोई अंग ही चला जाए. It took the police officer several months to recover from the multiple step wounds. जो उसकी चाकू की घाव थी, इसमें मतलब एग्जाम्पल बताया गया है. A wound need not always be physical, it can be emotional as well. Wound emotional भी हो सकता है, दिल तोड़ देना, ठीक है. For example, you may intentionally or unintentionally hurt the feeling of your friends by ignoring her party. This act of upsetting someone can also be called a wound. Veena was deeply wounded by her friends' snide remarks. मेम, मेम का मतलब क्या होता है, विच राइम्स विथ ए. इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, मेम का ए. शेम एंड टेम इज अ लॉट मोर सीरियस देन अ वाउंड. ये वाउंड से बहुत ज़्यादा सीरियस होता है. द वर्ड इज रिलेटेड टू mayhem and when it is used in any context it suggests extreme violence. When you are maimed you are crippled, you may lose an arm, a leg, an eye. मतलब आपको एकदम से आपके ऊपर जब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस होता है, यानी कि आपके हाथ पैर काट दिया गया है ना, आपको चाकू से बहुत ज़्यादा स्टेप कर दिया, तो इस तरह की चीज़ों को मेम्स बोलते हैं. यहाँ पे बाउंड का इस्तेमाल नहीं करते. आपको मेम जैसे कि बोला जाए कि यू आर मेम्ड, यानी कि आपको सीवियरली इंजर्ड किया गया है, यहाँ तक कि आपके हाथ पैर भी चले गए. सम पार्ट ऑफ योर बॉडी इज लेफ्ट परमानेंटली डैमेज्ड, यू आर यूजुअली लेफ्ट डिसफिगर्ड फॉर लाइफ. Ambulance were seen taking the maimed to different hospital. Okay, ये है इसमें. अच्छा, Vice Admiral Sanjay Jaswant Singh assumed charge as the Vice Chief of Naval Staff on Sunday. Admiral Sanjay Jasjit Singh Vice Chief of the Naval Staff बनाया गया है. India wants to be a $1 trillion tourism economy with 100 million international visitors by 2047, the centenary year of its independence, the government said on Sunday. यानी कि 2047 तक इंडिया जो होगा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी बन जाएगी. The Indian Council for Cultural Relations is aiming to expand the country's artistic and creative footprints globally by tapping into the experiences of foreign students studying here. It hopes that more than 48,000 foreign students in India will be brand ambassadors of the national heritage, tourist destination, textiles, yoga, Ayurveda, and craft. UK Interior Minister Braverman says Rwanda is safe for migrants. 3 killed, 3 injured in shooting at Oklahoma City bar से पुलिस. ये है Japan protest China's detention of citizen over espionage charges. इसमें जासूसी होता है. जासूसी में जिनको
चाइना ने डिटेन करके रखा है, तो जापान उसका प्रोटेस्ट कर रहा है। बस भाई हो गया, दैट्स इट, गुड बाय, बाय बाय।